नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर, ये भी स्थापत्य और शिल्प का ही एक टॉपिक है। और प्रमुख मंदिर में बहुत सारे अपने कई बार पढ़े हैं, अपने इसी चैनल पे पढ़े हैं और भी कई तरीकों से आप लोगों ने पढ़े होंगे। लेकिन जो मंदिरों का बेसिक होता है, यानी कि मंदिरों की शैलियां कौन कौन सी है, कब कब कौन कौन सी शैली का विकास हुआ और उस समय कौन कौन सी मंदिर बने, उस समय उन मंदिरों की कौन कौन सी विशेषताएं रही, ये जो है ना थोड़ा सा लीक से हटके वाला मैटर है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी जो आरबीएससी की पुस्तक में आप लोगों के कक्षा 10 में दे रखा है। लेकिन जब उसको पढ़ते हैं, यदि मैं खुद भी पढ़ता हूं, तो लगता है कि इसके मतलब किस तरीके से इसे याद किया जाए, याद नहीं होता, नोट्स नहीं बनते। तो ये क्लास इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए, है ना। तो इसमें जो आपको मंदिरों की विशेषताओं के अलावा जो उनकी बेसिक है, जो उनकी शैलियां हैं, जो उनका टाइम पीरियड है, उसके अनुसार एक एक चीज मिलने वाली है। और भाई साहब, ये चीजें इतनी बोरिंग है कि पढ़ते पढ़ते जो है व्यक्ति ऊब जाता है। लेकिन अपनी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के पास में इतने शानदार बेहतरीन नोट्स बन जाए कि भाई जब भी रिवीजन करो ना, तो क्या हाँ भैया तो 5 मिनट को काम है, कोई होना चीज है पर काम ही वही है कि 5 मिनट को मतलब जब बोरिंग लगे जिन टाबर छोड़ दे बिन 5 मिनट रो काम करदा तो बस उगो मास्टर वालों काम कंप्लीट। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं भारत के अंदर मंदिर की शैलियां। देखो, भारत के अंदर 3 तरह के मंदिर बनते हैं, यानी कि 3 तरह की शैलियां चली आई है सदियों सदियों से। अब वो कौन कौन सी है, देखो बेटा ब्रो, देखो इन 3 शैली आई है। एक तो है नागर शैली, ठीक है, एक तो है नागर शैली। अब ये नागर शैली जो है ना, ये स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है, ये उत्तर भारत की शैली है। ये कहाँ की है, उत्तर भारत की है। यानी इसी के अंदर आप लोग देख लोगे कि पंचायतन जो शैली आती है, ठीक है, वो आ गई। या आपके जो आप गुर्जर प्रतिहार कहते हो, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कहते हो, वो वाली आ गई। उत्तरी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर अपने ज्यादातर जो जैसे मंदिर देखने को मिलेंगे तो वो नागर शैली के देखने को मिलेंगे। एक आती है जो दक्षिण भारत की शैली होती है। ये दक्षिण भारत की जो शैली होती है वो आप लोगों के कहलाती है द्रविड़ शैली। आप देखोगे कि लोगों के आगे, नाम के आगे द्रविड़ कहां लगा होता है, साउथ के लोगों के लगा होता है, वो द्रविड़ शैली होती है। ये कैसी होती है, ये होती है पिरामिड नुमा। इसमें मंदिर कैसे होते हैं, पिरामिड नुमा। आप मीनाक्षी टेम्पल देख लो या और कोई भी मंदिर देखो तो उसमें जो है ऐसे पिरामिड नुमा मंदिर होंगे, है ना। गोपुरम वगैरह देखने को मिलेगा, लंबा अहाता होगा, है ना, इस तरीके से। और जो मेन मंदिर होगा गर्भगृह, वो बहुत ऊंचाई पे लंबा शिखर के जैसा देखने को मिलेगा। पिरामिड नुमा कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो शिखर नुमा, या कह सकते हो शिखर नुमा, ये देखने को मिलेगा। मुख्य तौर पे ये दो प्रमुख मंदिर की शैलियां हैं। और इन दोनों का जब मिश्रण हो जाए कि ये दोनों ही विशेषता किसी मंदिर में देखने को मिल रही है, तो वो कहलाती है बेसर शैली। वो क्या कहलाती है, बेसर। अब बेसर शैली का मतलब ही ये है कि मिश्रित शैली है। ये कैसी है, ये मिश्रित शैली होती है, ठीक है, मंदिरों की मिश्रित शैली है। ये बेसर शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि देखोगे आप, शाब्दिक अर्थ इसका ध्यान रखना, केबीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। शाब्दिक अर्थ होता है खच्चर, जानवर से, यदि किसी जानवर को पूछे तो खच्चर। अब खच्चर क्या होता है, घोड़े और गधे का मिश्रण होता है। तो इसी तरीके से ये मंदिर दोनों शैलियों का मिश्रण जो होता है वो बेसर के नाम से जाना जाता है। बेसर का शाब्दिक अर्थ निकालते तो ये एक बार केबीसी के अंदर प्रश्न पूछा था, ठीक है, आप पढ़े हो बी टाइम, बी टाइम मैसेज करिया गुरु जी थे बेसर शैली पढ़ा ही नहीं, जो सवाल पूछ लियो करोड़पति के माए मैं कि अपा चला जाता तो भाई साहब एक आध करोड़ तो ले रही आता, अभी नीचे तो अपा बात ही कौन करता। चलिए, ऐसा नहीं कह सकते ज्यादा अतिशयोक्ति में, वहां पे भाई क्या सब तो कौन सा प्रश्न कहां से आ जाए पता नहीं। चलो, ये तो सब कहने लेने की बातें हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये मतलब मंदिरों की शैलियां हैं, बेसिक है। अब जो राजस्थान की शैलियां स्पेशली वो पढ़ते हैं अपन। देखो, राजस्थान के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना, अब ये अकॉर्डिंग टू आरबीएसई आप लोगों की क्लास पूरी की पूरी चलेगी। पेन में क्यों कलर ला देखो, इम नहीं दियोड़ो है, इम में सारा सारा कलर दियोड़ा है, इम क्या ला पा। चलिए ये ले लेते हैं। स्थापत्य कला केवल नगर भवन और दुर्ग निर्माण तक सीमित नहीं है, मंदिरों के निर्माण में भी स्थापत्य कला देखने को मिलती है, ठीक है। भारत में मानसिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ कला की प्रगति भी लगातार होती रही है। ये आप लोगों के दे रखी है लैंग्वेज, तो मैंने इसको नोट्स में तब्दील कर दिया कि भाई नोट्स के अंदर कैसे लिखेंगे। तो ये है, ये ऐसी लैंग्वेज इसलिए पढ़नी जरूरी है क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न का कह नहीं सकते। जो लैंग्वेज वाले प्रश्न आ रहे हैं, कंसेप्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो है ये चीजें इस तरीके से पूछी जा सकती है। देखो, राजस्थान के अंदर मंदिर निर्माण का प्रारंभिक काल देखते हैं।
7वीं सदी से पूर्व के मंदिर। ये क्या विशेषता है अपने 7वीं सदी से पूर्व के, इस काल के मंदिरों में के केवल अवशेष ही प्राप्त होते हैं। पूरी तरीके से मंदिर ऐसे नहीं है कि दर्शनीय आप जाके जो है बिल्कुल ढंग से दर्शन कर लो, ऐसे नहीं है, अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप देखोगे बैराट का मंदिर, अब बैराट अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, बैराट पढ़ते हैं अपन सभ्यताओं के अंदर, सभ्यताओं के अंदर पढ़ते हैं। और सभ्यताओं के अंदर अपन पढ़ते हैं कि बैराट के अंदर कैसे गोल मंदिर मिला है। बैराट के अंदर, बैराट सभ्यता में कौन कौन से अवशेष मिले, बौद्धकालीन अवशेष मिले, मौर्यकालीन अवशेष मिले, महाभारत कालीन मिले हैं। तो वहां से जो बौद्धकालीन गोल मंदिर मिले हैं वो अवशेष यहां से देखने को मिलते हैं। यानी 7वीं सदी से पहले के जितने मंदिर है तकरीबन तकरीबन तो अवशेष ही देखने को मिलते हैं। बैराट से गोल मंदिर है, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर भी जो है इससे 7वीं सदी से पहले का माना गया है। फिर विकास का मुख्य काल, राजस्थान में मंदिरों के क्रमिक विकास का मुख्य काल जो है वो 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा है। क्रमिक विकास यदि देखते हैं तो फिर 7वीं से 10वीं सदी के मध्य काफी सारे मंदिर बने हैं और उसके बाद में ढंग से मंदिर अभी भी देखने को मिल जाते हैं। यानी इससे पहले जो मिले तकरीबन सभ्यताओं वाले मंदिर ही है जो इससे पहले मिले हैं। ठीक है, तो ये बैराट का गोल मंदिर और ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये बैराट वर्तमान में कहां पड़ता है, कोटपुतली रोड में। ठीक है, और आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि भाई साहब हैंसंग ने यहाँ की यात्रा की थी, बाणगंगा नदी के किनारे। चले आगे बेटे, ओके। अब देखो, अब आती है आप लोगों के गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत ही महामारू शैली भी आती है। और कई जगह आप लोग देखते हो कि कई जगह तो गुर्जर प्रतिहार शैली लिखा मिलता है, कई जगह महामारू शैली लिखा मिलता है। ठीक है, ये नागर शैली के ही भाग है, ये समझ लीजिए आप। अब देखो, लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ जिसे गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहा जाता है। अब गुर्जर प्रतिहार शैली क्यों कहा होगा, क्योंकि इस समय आप याद कीजिए गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा, उन्होंने जिस तरीके से मंदिरों को बनवाया है, तो जिस वंश का शासन रहा वहां से नाम आ गया है ना, वहां से नाम आया है साथ में। और टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत, और आरबीसी की लाइन टू लाइन है, यानी कि ये चीजें आप लोगों को सीधी याद करनी है। ठीक है, इस शैली के अंतर्गत शुरुआती निर्माण कार्य निम्नलिखित शासकों द्वारा करवाए। मंडोर के प्रतिहार, प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार आ गए, सांबर के चौहान और चित्तौड़ के मौर्य। अब आप कहोगे चित्तौड़ में तो गुरुजी गुहिल वंश का शासन था, नहीं टाबरों, पहला चित्तौड़ में मौर्य वंश रो शासन हो। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन बनायो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन बनायो, चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य। अब चित्रांगद मौर्य मौर्य शासक था। यदि आप कुंभलगढ़ किले का निर्माण देखो तो संप्रति मौर्य ने बनवाया था। फिर बाद में जो है मान मौर्य से बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता है, फिर वहां से गुहिल वंश का शासन रहा है। तो यहाँ पे चित्तौड़ के जो मौर्य थे उनके द्वारा बनाए गए मंदिर, सांबर के चौहानों द्वारा, मंडोर के प्रतिहार, वो स्पेशल रूप से ये गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर देखने को मिले। प्रारंभिक दौर के प्रमुख यदि देखोगे तो 8वीं 9वीं सदी का प्रारंभ आप देखिए। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण ओसिया, चित्तौड़गढ़ और आबानेरी। आबानेरी कहाँ है, दौसा के अंदर। आबानेरी कहाँ है, दौसा के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है प्रारंभिक जो आप लोग देखोगे 8वीं से 9वीं शताब्दी के जो है मंदिर देखने को मिलते हैं। अब ओसिया के अंदर देख लो आप, जैसे कि जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओसिया के मंदिर ज्यादातर गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन सा, जैसे कि सच्चाई माता का मंदिर है। ठीक है, सच्चाई माता का मंदिर है, वो देख लीजिए आप। ये मंदिर भाई साहब सारे के सारे, जैसे कि आप जैनों के जितने देखोगे तो वत्सराज के समय काफी मंदिर बने हैं ओसिया के अंदर। ये गुर्जर प्रतिहार शैली की बहुत अच्छी पहचान है। अब ओसिया के मंदिर देखो 8वीं से 12वीं सदी के मध्य पहाड़ी पर स्थित सच्चिया माता का मंदिर, और उनके पास में बड़ा सूर्य मंदिर है। नीचे मैदान में बने हरिहर और महावीर मंदिर है। ये महावीर मंदिर जो है जैनों का, ये वत्सराज के समय बनाया हुआ है। ये सारे ओसिया के अंदर है। कौन कौन से हैं, सच्चिया माता का मंदिर, फिर मैदान में जो है हरिहर मंदिर बना हुआ है और महावीर स्वामी का मंदिर है। ये मंदिर सारे के सारे ओसिया के 8वीं से 12वीं सदी के मध्य बने हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, 8वीं से 12वीं सदी। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अब ये आपके नोट्स में भाई साहब इतने बढ़िया तरीके से जम गए हैं चित्रों के सहित कि इनमें ज्यादा अब आप लोगों को जोर नहीं पड़ने वाला। हाँ, जोर भी पढ़ सके जिंग, मतलब इच्छा ही नहीं हुए पढ़ने की या लिखना ही नहीं चाहे, पेन चलाने नहीं चाहे, बिन तो जोर पड़ सके, वो हाल ही हो ची और भी कुछ पका पकाया मिल जाता तो ठीक रहता। ऐसे भी विद्यार्थी है जो अभी भी सोचते हैं किताब होगी पास में, 2-4 लाइन भी यदि उनमें लिखनी पड़े ना फिर जोर पड़ता। अरे तो फिर किताब खरीदी क्यों हमने, पैसे किस बात के लिए, हमने सर ने हमसे पैसे किस बात के लिए, अभी इसके अंदर ये लाइन नहीं दे रखी और क्लास में ये लाइन एक्स्ट्रा बता दी, बताइए हमने ये पैसे किस लिए खर्च किए। ऐसे भी लोग हैं, या नहीं कि पेन चला दा के एक्स्ट्रा मिल रही है क्लास में, जानकारी बढ़िया है,
गुरुजी तो वो भी तो कर सकता है कि बुक में दियोड़ी भी 2 लाइन कम बता देता, सर जन राजी हो जाता। हाँ, अपने पास में किताब में 2 लाइन एक्स्ट्रा, यदि क्लास में 2 लाइन एक्स्ट्रा मिल रही है ना, खुश होना चाहिए क्या। हाँ, कितनी मेहनत किताब में करने के बाद भी गुरुजी ने 2 लाइनें और बताइए, चलिए इसको भी लिखते हैं, तब तो आए मजा। सिलेक्शन वाली बात तो तब होगी है, नहीं तो पूरा मैटर किताब में भी थान मिल जाए, नहीं तो भी 2 लाइन थे खुद ही मर्जी छोड़ दो, क्योंकि वो आलस तो अपारे मन में कूटे कूटे भरियोड़ो है। अब देखो 9वीं सदी के गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर कौन कौन से, ये देखो ये सदी के अनुसार पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ 8वीं से 12वीं के अंदर ये पूछ लेंगे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल 9वीं सदी के देखिए कामेश्वर मंदिर है, जो पाली जिले के अहुआ में स्थित है। कहाँ है? अहुआ का कामेश्वर मंदिर है, जो आप लोगों के 9वीं सदी में लगभग 850 ईस्वी के अंदर बना हुआ है, अहुआ का कामेश्वर मंदिर। इसके अलावा रणछोड़ जी मंदिर है ना, बालोतरा के पास खेड़ में स्थित है, ये भी लगभग 850 ईस्वी के अंदर बना हुआ है रणछोड़ जी मंदिर। दोनों ही 9वीं शताब्दी के बहुत शानदार मंदिर है। और 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में यानी गुर्जर प्रतिहार का पूर्ण विकास और सोलंकी शैली का उदय यहां से होता है। गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत ही सोलंकी चालुक्य शैली भी आती है, लेकिन उसका चालुक्य शैली का उदय अब यहां से होता है। टाइम पीरियड के अनुसार डिवाइड किया हुआ है, इसलिए अपन लगता है कि गुरु जी कहीं तो चालुक्य शैली देखने को मिलता है, कहीं गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलता है, कहीं महामारू है। ये क्या है? ये टाइम पीरियड के अनुसार है, ठीक है, समय के अनुसार जो है इनके नाम परिवर्तित हुए। तो यहाँ पे ये जो 10वीं 11वीं शताब्दी है, ये लगभग सोलंकी शैली का उदय हो जाता है, और सोलंकी शैली को ही चालुक्य शैली के रूप में जाना जाता है। चालुक्य, सोलंकी क्या हुए, चालुक्य हुए, इस शैली के रूप से जाना जाता है। अब इस कालखंड में गुर्जर प्रतिहार शैली अपने पूर्ण विकास पर थी और सोलंकी शैली का प्रारंभ हो रहा था। इसके प्रमुख 2 उदाहरण है, एक तो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। नीलकंठेश्वर मंदिर मेड़ता के दक्षिण में स्थित कैकिंद जसनगर में स्थित है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण ये मंदिर रहा है। कौन सा? नीलकंठेश्वर मंदिर। एक पारानगर वाला और है, मैं बताता हूं अभी, ये लो स्क्रीनशॉट इसका। दूसरा हर्षनाथ मंदिर है, और तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना पारानगर का नीलकंठेश्वर। हर्षनाथ मंदिर सीकर के पास स्थित है, और पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर ये सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक भव्य त्रिकूटाकार मंदिर है। अब ये दिशा भी याद रखनी पड़ेगी, सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में। क्यों याद रखनी है? क्योंकि आरबीसी में डीओडी है तो पूछ सके। आजकल तो किलोमीटर पूछ ले, अगर दिया हुआ है ना आरबीसी के अंदर, तो ये फलानी जगह से इतने किलोमीटर दूर है, सही है या नहीं है, इस तरीके से। तो ये ध्यान रख लेना, सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है, यह याद रखना पड़ी। अब देखो कैकिंद और पारानगर दोनों ही मंदिरों में गोल स्तंभ मिलते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना कि कैकिंद और पारानगर दोनों के अंदर ही गोल स्तंभ मिलते हैं, और आगे चलकर ये आम हो गए। आम हो गए यानी कि बहुत सारे मंदिरों के अंदर देखने को मिल गए हैं, एक तो कैकिंद मंदिर में और एक पारानगर मंदिर के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये देख लो, ये नीलकंठेश्वर यानी कैकिंद मंदिर जो है ना, वो ये मेड़ता वाला, मेड़ता के दक्षिण में स्थित, ठीक है। और यहाँ पे जो है पारानगर, ये ध्यान रखना आपको। अब गुर्जर प्रतिहार शैली का चरमोत्कर्ष, अंतिम और सबसे भव्य मंदिर। चरमोत्कर्ष यानी कि अब जो है भाई सब चरम पे पहुंच गया है, ये शुरुआत से लेके और चरम पे आया है, तब तक अपन पढ़ रहे हैं। किराडू का सोमेश्वर मंदिर, किराडू का मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू मंदिर को कहा जाता है। अच्छा, किराडू के मंदिर जो है, खजुराहो ये किराडू का है, और खजुराहो जो ओरिजिनल मंदिर है छतरपुर वाले, उसमें आप देखोगे तो वो क्या है? ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिरों का समूह है। वो स्पेशली काम शैली की जो उनके ऊपर मूर्ति कला की गई है ना, काम पर आधारित मूर्ति कला है, काम कला को दर्शाया गया है, उसके लिए बहुत जाना जाता है। इसलिए जहां जहां ऐसी मूर्ति कला देखने को मिले जो काम कला पे आधारित है, तो उन्हें जो है वहां का खजुराहो के नाम से संबोधित करने लग गए। तो ये किराडू जो मंदिर है वो राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, और गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर माना जाता है। इसमें भी 5 मंदिर है, इसके अंदर भी 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है। यह भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में शामिल है, और इसका शिखर अत्यंत दर्शनीय और कलात्मक है। भाई साहब, ये है कहां? ये है बाड़मेर के अंदर। ये कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर एक हाथमा गांव है, बाड़मेर में हाथमा गांव है, वहां पे पड़ता है, हाथमा गांव के अंदर, ठीक है। हाथमा गांव, अभी और डिटेल पढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो गुर्जर प्रतिहार शैली का विस्तार और अन्य शैलियां देखते हैं। अभी किराडू की मैं और विशेषताएं आप लोगों को बताऊंगा, स्पेशली मंदिर आ रहा है आगे। योगदान करता देखिए इसके अंदर, गुर्जर प्रतिहार शैली के विकास क्रम को आगे बढ़ाने में जालोर के गुर्जर प्रतिहार सक्रिय रहे हैं। इनके पश्चात चौहान, परमार और गुहिलों ने भी इस शिल्प को समृद्ध बनाया है।
यानी गुर्जर प्रतिहार शैली में सिर्फ गुर्जर प्रतिहारों का हाथ नहीं है, परमारों का भी है, गोहिलों का भी है, चौहानों का भी है। इन्होंने सबने जो है इन शैली में मंदिर बनाए हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग यानी भिन्न मंदिर, इस काल के कुछ मंदिर ऐसे भी है जो इस शैली से अलग है, इसी काल में बने, इसी टाइम पीरियड में बने हैं, लेकिन वो इस शैली के नहीं माने जाते हैं, वो गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग है। वो कौन कौन से हैं? बारडोली का शिव मंदिर है, ठीक है, कौन सा है? बारडोली का शिव मंदिर। नागदा का सास बहु मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर जिसे बोला जाता है, ठीक है, सहस्त्र बाहु मंदिर। जाओ यूट्यूब अपने इसी चैनल के शॉर्ट्स वाले में जाओ, सेक्शन में, मैंने वहां पे जाके आप लोगों को सास बहू के मंदिर बनाए हैं। बनाए नहीं रहे, मैंने थोड़ी बनाए, मैंने बताए हैं, ठीक है। हाँ देखिए गुरु जी आपने बना दिए के ध्यान अपनों भी पुनर्जन्म हुआ क्या है, ठीक है, के ध्यान भी टाइम अपन बनाए हुए निकल गई बात मुंडे। तो वहां पे जो है ये सहस्त्र बहु मंदिर है, इसको सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूरी डिटेल वहां के शिलालेख के अनुसार मैंने आप लोगों को बता रखी है 1 मिनट शो के जरिए, ठीक है। उदयपुर के अंदर जगत अंबिका मंदिर है और इसे जो है मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगत मंदिर जो है ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। उदयपुर जगत अंबिका मंदिर है, जगत गांव है, अंबिका मंदिर है, इसलिए जगत अंबिका मंदिर कहा जाता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ये गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं आते हैं, इनसे भिन्न है, इसलिए ध्यान रखना है। देखो अब सोलंकी या मारू गुर्जर शैली 11वीं से 13वीं शताब्दी यानी चालुक्य शैली का उदय अपन ने पढ़ा था अभी, और अब ये जो टाइम पीरियड है 11वीं से 13वीं सदी का, ये कहलाता है चालुक्य शैली या फिर मारू गुर्जर शैली, ठीक है। इसमें जो है मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल रहा है, ये 11वीं से 13वीं सदी के बीच राजस्थान में मंदिर सर्वश्रेष्ठ तरीके से बने, क्योंकि यह काल मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना भाई जी, मैं कहो ना ए बात चीजा है जो अपन पढ़ेंगे कि इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है, कालक्रम कैसे आगे बढ़ा है। मंदिर तो सब पढ़ते हैं कि भाई ये जो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, इसकी ये विशेषताएं हैं, ये घुश्मेश्वर महादेव मंदिर इसकी ये विशेषता है, लेकिन ये कालक्रम यदि आप समझ लेते हैं एक बार, इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं, तो वे प्रश्न जो 80% बच्चे स्किप करके आते हैं या फिर उन्हें उत्तर नहीं आ रहा होता है वो आप करके आ जाते हैं, और वो करते हैं यानी कि आप लाखों बच्चों से आगे स्टैंड कर जाते हैं, इसलिए ढंग से पढ़ लेना इसे, ठीक है। विशेषता क्या रही है इस काल की? इस काल में विशाल और अत्यधिक अलंकृत, अलंकृत का मतलब सजावट, सजावटी मंदिर बने हैं। इन मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले और लंबे और गोलाई लिए हुए हैं, जो एक ऊंची पीठी का यानी प्लेटफॉर्म पर निर्मित है। देखो ये प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर जो है ये खंबे इस तरीके से बना रखे हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मंदिर के अंदर भी देखोगे तो एक प्लेटफॉर्म सा बना होता है, उसके ऊपर जो है ये खंबे स्थित होते हैं, तो इसलिए ये जो है इसकी विशेषता रही है इस मंदिर की, इस काल में सर्वश्रेष्ठ मंदिर बने हैं, ठीक है। प्रमुख उदाहरण यदि देखोगे आप तो ओसिया का सचिया मंदिर इसमें दे रखा है, ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग के मंदिर और समाधीश्वर मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर कहते हैं या फिर समाधीश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसे, समाधीश्वर मंदिर। अब आप कहोगे कि गुरुजी ओसिया का जो है सत्या माता मंदिर तो अपन ने प्रारंभ में पढ़ा था, कुछ विकास इसका बाद में भी हुआ है, इसीलिए इसको यहाँ पे भी जो है इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। ये समाधीश्वर मंदिर वही है जो त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण पहले जो है राजा भोज ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज ने निर्माण करवाया, बाद में इसका जीर्णोद्धार करवा दिया मोकल ने, तो ये मोकल मंदिर के नाम से भी जाना गया है। ये मोकल पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जानते थे, बाद में मोकल मंदिर के नाम से, समाधीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। अब देखिए एक भूमिज शैली के मंदिर आप लोगों को बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सेवाड़ी का जैन मंदिर आप लोगों को स्पेशली याद रखना है, ठीक है। भूमिज शैली का मंदिर सेवाड़ी पाली के अंदर पड़ता है। सेवाड़ी कहां है? सेवाड़ी पाली में। परिचय देखिए, सोलंकी शैली के समय ही ये एक अन्य उप शैली विकसित हुई है, ठीक है। इसका सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ये सेवाड़ी का जैन मंदिर है, जो 1010 से 20 ईस्वी के मध्य का लगभग मानते हैं, और ये सेवाड़ी कहां पड़ता है? ये सेवाड़ी पाली के अंदर पड़ता है। सेवाड़ी का जैन मंदिर भूमि शैली में था ने वही चीज पूछी, सेवाड़ी का जैन मंदिर भूमि शैली का है। अब इसके अन्य जो उदाहरण आप लोगों को ध्यान रखना है, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर लगभग 1075 ईस्वी के आसपास बना हुआ है। 12 जिले का रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, ठीक है, रामदेव ये मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है इसे, या हडोती का खजुराहो। ये भंडदेवरा जो मंदिर है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हाडोती का खजुराहो, या फिर राजस्थान का मिनी
खजुराहो, ठीक है। और इसके अलावा बिजोलिया का उंडेश्वर महादेव मंदिर जो है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 तो ये हो गए, मेणाल का महानालेश्वर मंदिर, 12 जिले का ये रामगढ़ वाला बंडदेवरा मंदिर ये हो गया, और यहाँ पे बिजोलिया का उंडेश्वर महादेव मंदिर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के शेवाड़ी का जैन मंदिर है, ठीक है, पाली वाला। अब ले स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 13वीं सदी के बाद का काल यानी राजपूत काल और हवेली शैली के नाम से जाना गया है इसे। 13वीं सदी के बाद का काल जो है इसमें यहां पे आ गया आप लोगों के अब राजपूत काल या हवेली शैली के नाम से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए, 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में हिमालय की निचली श्रृंखलाओं के अलावा केवल राजस्थान ही ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां तत्कालीन राजपूत शासकों के संरक्षण में बड़ी जो है मंदिरों का निर्माण हुआ। अब राजपूत काल यदि देखोगे ना, वैसे इतिहास के अंदर टाइम पीरियड देखोगे तो 6ठी से 12वीं सदी को राजपूत काल कहा गया, लेकिन मंदिरों के अंदर देखोगे तो राजस्थान के मंदिरों के निर्माण में 13वीं सदी के बाद बने मंदिर जो है वो राजपूत काल के मंदिर कहलाते हैं, ठीक है। विशेषता क्या रही है इस मंदिर, ये जो मंदिर है इनकी आकार की भव्यता के लिए ये जाने जाते हैं। विशेष और कलात्मक मंदिरों के निर्माण में अत्यधिक समय और धन व्यय होता था, और पया तो भी टाइम घड़ा ही है, धन संपदा बहुत थी तो धन भी बहुत लगता था। जहां धन ज्यादा लगेगा वहां पैसे भी ज्यादा लगेंगे, समय भी ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेगा यानी कि समय भी ज्यादा लगेगा, ये ध्यान रखना है। प्रमुख उदाहरण इसके उदयपुर के जगदीश जी का मंदिर जो है वो इसका प्रमुख उदाहरण के अंदर आता है। एकलिंग जी का मुख्य मंदिर, ठीक है, शिवपुरी अपने कैलाशपुरी 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 के अंदर एकलिंग जी का मंदिर है, ठीक है। केशोराय पाटन का मंदिर है, केशोराय पाटन बूंदी केशोराय पाटन का मंदिर है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, ये सारे जो है इसके उदाहरण के रूप में आते हैं। और फिर निर्माण बंद होने के कारण क्या रहे हैं कि बाद में काल में धार्मिक असहिष्णुता यानी कि आक्रमण जो हुए हैं बाहर के, उन्होंने मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जिनसे इसके निर्माण में बाध्यता आई है। यानी कि जैसे बाद में क्या हुआ कि विदेशी आक्रांता आने लगे, अब सल्तनत काल आ गया बीच में, मुगल काल आ गया, तो ये क्या है मंदिरों को नष्ट करने लगे, तो इससे निर्माण कार्य में बाधा आने लगी। फिर हवेली शैली के बारे में देखिए कि इनके स्थान पर फिर 16वीं से 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। यानी हवेली यानी कि हवेली के रूप में आकार दिया गया, यानी कि वहां पे जो है लोग खुद भी अंदर रहते थे। नाथद्वारा के अंदर क्या है, नाथद्वारा के अंदर देख लो ज्यादातर मंदिर हवेली कहलाते हैं, हवेली शैली का ज्यादा विकास वहां पे देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखिए अब राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर अपन थोड़े से देख लेते हैं कि प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से। राजस्थान में बने जैन मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला, तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप के कारण अपना अलग ही स्थान रखते हैं। जैन धर्म की पूजा पद्धति के जैन मंदिर आप देखोगे तो गुर्जर प्रतिहार शैली में भी देखने को मिलते हैं, चालुक्य शैली में भी देखने को मिलते हैं। यदि चालुक्य शैली का प्रभाव आपको जैन मंदिरों पे देखना है तो देलवाड़ा के मंदिर देखो आप, क्योंकि वहां पे जो है गुजरात के चालुक्य शासकों का बहुत ज्यादा रोल रहा है उन मंदिरों को बनाने में। यदि गुर्जर प्रतिहार शैली के जैन मंदिर देखने तो आप ओसिया के और जोधपुर के आसपास के देखो, तो वहां पे आपको गुर्जर प्रतिहार शैली का सही रूप देखने को मिलेगा। मुख्य और सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो देलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू के अंदर। इनकी डिटेल अपन पढ़ेंगे आगे, अभी तो सिर्फ विशेषताएं पढ़ रहे हैं मंदिरों की कि क्या क्या हो सकती है, फिर स्पेशली इन मंदिर की विशेषता पढ़ेंगे। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू के प्रसिद्ध है। इसके अलावा फिर आप देखो रणकपुर का जैन मंदिर पाली के अंदर ही पड़ता है, सादड़ी के पास। यहाँ पे आप ये रणकपुर का जैन मंदिर जो स्तंभों का वन कहलाता है, 1444 स्तंभ है। यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, है ना, पातरियों और देवरों के नाम से भी जाना जाता है। फिर ओसिया वाला है ही आपके, ओसिया का तो बता ही दिया आपको, ठीक है। जैसलमेर के अंदर भी जैन मंदिर है, अपन जैसलमेर दुर्ग पढ़ा है तो उसके अंदर भी पढ़ा आपने ऋषभ देव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, है ना, ये ध्यान रखना है। अब जिलों के अनुसार कुछ अन्य मंदिर भी है, जैसे कि पाली जिले के अंदर देखो आप तो आप लोगों के सेवाड़ी, घाणेराव आदि ये मंदिर देखने को मिलेंगे। नाडोल, यहाँ पे आप नीचे देखोगे गुरु जी नीचे क्या लिखा हुआ है, तो ये नाडोल लिखा हुआ है, ठीक है, नाडोल। और वर्माण मंदिर जो है वो सिरोही जिले में देखने को मिलेगा। यहाँ पे झालावाड़ दे रखा है, चांदखेड़ी कोटा में पड़ जाता है, चांदखेड़ी कोटा के अंदर पड़ जाता है। तो यहाँ पे झालावाड़ के साथ साथ यहाँ पे क्या करें आप हाडोती लिख दें ताकि आप लोगों के करेक्शन हो जाए। तो ये जो है ध्यान रखेंगे आप, चांदखेड़ी है, झालरापाटन है। झालरापाटन तो मतलब इतने सारे मंदिर है कि आरती होती है वहां पे तो इतनी घंटियां बजती है कि वहां पे ऐसे लगता है कि घंटियों का ही शहर है, तो इसलिए सिटी ऑफ बेल्स कह दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, सिटी ऑफ बेल्स कह दिया जाता है। बूंदी के अंदर केशोराय पाटन मंदिर है, करौली के अंदर श्री महावीर जी मंदिर है। ये सारे जिले के अनुसार। अब
यहाँ पे कुछ आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिरों का टॉपिक समाप्त हो गया। मंदिरों का आगे और भी अपने को डिटेल पढ़नी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपन एक एक स्पेशल मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं किराड़ू मंदिर। ठीक है, आज किराड़ू मंदिर देखना डंगू बिंगे बाद में जो है अगली क्लास आई जो अपन और भी जो मंदिर दे रखे बाणे हिसाब पढ़ना डंगू। अब ये वाली चीज जो है 25 मिनट की अभी जो क्लास चली है वो थोड़ी सी आप लोगों को मतलब बोरिंग लग सकती है। अब मैं मेरे अनुसार तो बोरिंग नहीं है। कारण ये है कि जब किताब से उसको पढ़ने बैठोगे तब लगेगा भाई साहब बोरिंग है छोड़ दा। लेकिन यहां से पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज याद रह जाएगी कि 8वीं सदी में कौन से बताए, 9वीं 10वीं के कौन से बताए, 13वीं सदी में कौन से बताए, चालुक्य शैली कैसे आई। अब आप लोगों के चीजें क्लियर है दिमाग में कि कहाँ पे नाम परिवर्तन हुए, कहाँ पे इनसे संबंधित मंदिर कौन से हैं। अब क्लियर है ये चीज, और ये अकॉर्डिंग टू आरबीएससी है, तो इधर उधर आप लोगों को वेरीफाई भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हाँ ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गई। अब आप लोगों की इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होने वाली है। अब देखिए किराड़ू का मंदिर है, बाड़मेर के किराड़ू मंदिर है। किराड़ू का प्राचीन नाम जो था किराटकूप था। या तो किराटकूप लिखा मिलेगा या फिर ऐसे किरातकूप भी लिखा मिलेगा। ठीक है, किरातकूप भी ऐसे भी लिखा मिल सकता है। यह बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खड़ीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है। कि गुरुजी तो यूं याद करना पड़ेगा कि बटुम खड़ीन रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर, बिल्कुल करना पड़ी। क्योंकि अब जो रीट्रा लास्ट जो पेपर हुआ है वो ये किलोमीटर वाइज दे दिया कि बंडदेवरा के बारे में दिया भी था, वहां से 40 किलोमीटर दूर। इस तरीके से ये सही है या नहीं है, कूट मिलान वाले थे तो वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। निर्माण काल इसका देखोगे तो 11वीं 12वीं सदी में बने मंदिर है, जो ओसिया मंदिरों के बाद के समय के माने जाते हैं। किसकी बात हो रही है? किराड़ू के मंदिरों की। ये मंदिर 5 मंदिरों का समूह है ना, एक समूह है जिसमें वैष्णव और शैव संप्रदाय के मंदिर शामिल है। 5 मंदिरों का समूह। खजुराहो में भी देखोगे तो वहां पे भी मंदिरों का समूह ही है, इसीलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब ये देख लो, एक चित्र भी आप लोगों को दिख जाएगा। इन मंदिरों की स्थापत्य कला अत्यंत सुंदर और ये मारू गुर्जर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मारू गुर्जर है, गुर्जर प्रतिहार है, चालुक्य है, नागर है, ये सब मिले जुले नाम है सारे, और सारे एक दूसरे से सह संबंधित है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखो अब किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर विशेष आकर्षण यदि देखें तो सोमेश्वर मंदिर विशेष आकर्षण रखता है। अब किराड़ू के मंदिरों में ये सबसे सुंदर मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर जो है वो सबसे सुंदर मंदिर है। ठीक है, किराड़ू के मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर है। तक्षण कला या नक्काशी देखिए, यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला का प्रदर्शन करता है। नक्काशी बहुत शानदार तरीके से कर रखी है। बाकी वैष्णव मंदिर है, ये शिव मंदिर है इसके अंदर। स्थापत्य कला की दृष्टि से यदि देखें तो गुप्तकालीन कला, क्षेत्रीय परमार कला और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। पूछ भी सकते हैं कि किराड़ू के जो मंदिर है उसके अंदर, सोमेश्वर मंदिर के अंदर कौन कौन सी कला का मिश्रण देखने को मिलता है? तो गुर्जर प्रतिहार तो है ही, मारू गुर्जर शैली जिसको कह दिया। इसके अलावा अपने गुप्तकालीन कला, क्षेत्रीय परमार कला और सोलंकी कला, इनका मिश्रण देखने को मिलता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है? काम कला पर आधारित मूर्तियों के कारण। काम कला पर आधारित मूर्तियों के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण आपको बता दिया, गुप्तकालीन, क्षेत्रीय परमार कला और सोलंकी शैली का जो है मिक्स रूप देखने को मिलता है। अब गुप्तकालीन देखोगे तो मंदिर की मूल संरचना और सादगी इससे पता चलती है। क्षेत्रीय परमार कला देखोगे तो सूक्ष्म नक्काशी और शिल्प कौशल, और सोलंकी कला देखोगे तो अलंकरण की समृद्धि और सुंदरता देखने को यहाँ पे मिलती है। उच्च कोटि की नक्काशी, ये देखो नक्काशी है, और काम कला पे आधारित ये नक्काशी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक था ब्रो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ आप लोगों के आरबीएससी की मंदिर वाली क्लास भी पूरी हुई और इस सप्ताह की क्लास भी पूरी हुई। सीईटी का आप लोगों को पता है कि डेट सीईटी की जारी हो चुकी है। बहुत जल्द आप लोगों को रेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बहुत कम टाइम पीरियड दिया है सीईटी के लिए। अक्टूबर के अंदर तो भैया 12th लेवल के एग्जाम है, और 1 दिसंबर से ग्रेजुएशन लेवल के। 12th लेवल वालों के पास में मुश्किल से 4 महीने हैं, ग्रेजुएशन लेवल के पास में मुश्किल से 5-5.25 महीने हैं। अब से और ढंग से पढ़ लो। ये अब देखो अफरा तफरी किसकी मचेगी? जिन्होंने अब तक जो है पढ़ाई नहीं की थी वो इंतजार कर रहे थे। अब आया है भाई, अब बनेगा माहौल। लेकिन माहौल का फायदा कौन उठाएंगे? जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो नियमित है, उन्हीं को लाभ मिलेगा। लेकिन 4 महीने मैं समझता हूं काफी है 40% लाने के लिए।
4 महीने काफी है 40 से ऊपर जाने के लिए, 60-70% तक स्कोर कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप इसमें कि आप जो है बहुत महंगे महंगे कोर्स की तरफ भागे ये वगैरह। एक गाइड ले लो ढंग से, कोई भी अभी तक पढ़ रहे हो उस कंटेंट को पढ़ो ढंग से। एक गाइड जो है सिलेबस पे आधारित कोई भी ले लेना, जो आपको पब्लिकेशन पसंद आए, जो गुरुजी पसंद हो, जिन गुरुजी के ऊपर विश्वास हो, उनकी एक गाइड ले लेना। बढ़िया सी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, अपने भी जीजीडी ऐप पे दे रखी है, और ढंग से 4 महीने बैठ जाओ एक जगह पे, ठीक है। निकाल सीईटी क्रॉस जरूर कर लेना 40% का दायरा, क्योंकि सीईटी के बाद में इसके अंदर और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं सीईटी के थ्रू, जिसके अंदर सीईटी अनिवार्य होगी। और अब तो आप लोगों के क्या है, सीईटी एक बार क्लियर कर दी फिर बस गई आजीवन, ठीक है। 3 साल की वैधता है, तो फिर जो है 3 साल तक भाई साहब, आजीवन तो नहीं कह सकता, 3 साल रही है रीट में आजीवन, तो ठीक है। तो इसलिए क्लियर जरूर कर लेना, जीजीडी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। 40% तो आपके उसी से निकल जाएंगे, ठीक है। 40% तो उसी से निकल जाएंगे। बाकी क्लासें खूब सारी दे रखी है आप लोगों को सीईटी के सिलेबस की, लगभग आप लोगों को क्लासें अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी देखने को, कहीं पैसे खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, 5-7 दिन 10 दिन के अंदर आप लोगों की सीईटी की गाइड भी दे दी जाएगी। और एक जरूरी सूचना दे दूं कि अब अगली सप्ताह आप लोगों के 4-5 दिन तक क्लास नहीं आने वाली है। कोई अपडेट हुई तो मैं जरूर बता दूंगा। फिर मैं वापस जब आ जाऊंगा ऑफिस, और उसके बाद में अपने वापस नियमित क्लासें शुरू कर दी जाएगी। तब तक आप पढ़ते रहना ढंग से व्यवस्थित। अभी तक जितनी क्लासें आ गई उनका लाभ लो, 40वीं क्लास है ये, कोई कम बात थोड़ी है। आरबीएससी की भी 40वीं क्लास है, ठीक है। तो ढंग से पढ़ो, व्यवस्थित तरीके से नियमित रहो। अब आलस त्याग दो, और अब जो है भाई साहब कमर की पेटी, कुर्सी की पेटियां जो है बांधने का समय आ चुका है। चलिए साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।